बीबी नेतन्याहू गायब है, उसकी कोई लोकेशन का अंदाजा नहीं है, उसके साथ घर है। मैं आई वाज शॉक्ड। ट्रंप का धोखा देना हमें इसकी पहले ही उम्मीद थी। पासदारान के अंदर कई ग्रुप हों जो पासदारान के कंट्रोल में भी नहीं है। 100 से ज्यादा शिप्स भी वहां से गुजर चुके हैं ईरान की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक। जंग में सबसे ज्यादा फायदा किस किस ने उठाया? पहले नंबर पर इरामको है, ब्रिटिश पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर, तीसरे पे बोइंग है। आज जो हमले हुए हैं उसके बाद जो अमेरिका उस खित्ते में अपने फोर्सेस को और अड्डों को पीछे साउथ बाउंड लेके जाने की कोशिश करेगा और कई चीजें शिफ्ट करेगा इसराइल के अंदर। ऐसा लगता है ईरान न्यूक्लियर देने को तैयार है, अपनाए हुर्मुज देने को तैयार नहीं। अपनाए हरमुज, लेबनान और हमास, ये मेरे ख्याल में उनकी रेडलाइंस हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान तो कहते हैं मुआहिदा हो गया है कि मिलकर हिजबुल्लाह को मारो। जंग बंद होगी, झड़पें जारी रहेंगी। पासदारान और सेंटकॉम के अंदर राब्ता हो चुका है डायरेक्ट। यूएई ने पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त रिलेशनशिप कायम कर ली है। कराची में जमातुल अहरार ने जो रेंजर्स के एक कैंप पर एक खुदकुश हमला किया है, ये भी ईरान अमेरिका वॉर के आफ्टर शॉक्स हैं। टोटल जो हर चीज है ये भारत, इजराइल और तालिबान का एक ट्राइका है, वही कर रहा है। एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक एमओयू हुआ था जिसके बाद सारों ने सुख का सांस लिया था, लेकिन 2 दिन से फिर लड़ाई जारी है। पहले कल अमेरिका ने जब बमबारी की उनके ऊपर, तो जवाब में ईरान ने बहरीन पर बमबारी की। आज दोबारा अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, तो आज जवाब में ईरान जो है कुवैत और बहरीन दोनों पर अमेरिकी अड्डों पर जवाब में ड्रोन और मिसाइल मार रहा है। तो एक किस्म का हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है कि रोजाना अमेरिका भी बमबारी कर रहा है, रोजाना ईरान भी जवाब दे रहा है, और लड़ाई अपनाए हुर्मुज के कंट्रोल पर है इस वक्त। साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन में बैठे हैं, पूछते हैं वाशिंगटन के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम मुजम्मल भाई, मैंने बड़ा अरसा पहले आपको कहा था कि न्यू नॉर्म जो है वो ये होगा कि जंग बंद होगी, झड़पें जारी रहेंगी पूरी दुनिया के अंदर। ये नया सिस्टम जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन इसके बावजूद आज हालांकि झड़पें हो रही हैं, लेकिन मंडे वाले दिन, इस सोमवार को जो तकनीकी टीमें हैं वो भी इकट्ठी हो रही हैं जिनेवा के अंदर। पहले तो मैं आज आपको अभी आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले दो चार जो इस वक्त बताना चाहूंगा कि डीसी, न्यूयॉर्क और जो टाइम्स ऑफ इसराइल और जेरूसलम पोस्ट, ये सारे क्या इस वक्त क्या कर रहे हैं। दो चीजें जो मेरे लिए बड़ी जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, जो पिछले 2 दिन से, कल और आज। एक तो टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर दी है कि पासदारान और सेंटकॉम के अंदर राब्ता हो चुका है डायरेक्ट। अच्छा। फिर उसके बाद जो दूसरी खबर आई है, जो दूसरी मैं समझता हूं जो खबर मेरे लिए एक बड़ी ये किसने खबर दी है कि पाकिस्तान और सेंट है? टाइम्स ऑफ इसराइल। टाइम्स ऑफ इसराइल ने। हालांकि कल पाकिस्तान इनकलाब ने इस बात की तरदीद की थी कि हम सेंटकॉम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन उसके इसमें उन्होंने किया है, वो उन्होंने इस पे थी। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर दूसरी भी मेरे लिए जेरूसलम पोस्ट की इंपॉर्टेंट खबर थी। उसमें खबर ये थी कि ट्रंप का धोखा देना हमें हमें इसकी पहले ही उम्मीद थी। ये दो इंपॉर्टेंट खबरें। तीसरी मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें जेडी वैंस साहब ने कहा है कि इसराइल को खिलाफ वर्जी करने की बंदूक उठाने की बजाय फोन उठाते तो अच्छा था। इब्राहिम अजीजी ने ईरान की तरफ से कहा है कि ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये जंग बंदी की मैनेजमेंट है। कि दर हकीकत वो जो पहले आपने जिस तरह कहा है कि वो इसका कंट्रोल जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, और वो ओमान के साथ मिलके इसके ऊपर कोई इंश्योरेंस की मद में या किसी न किसी तरीके से पैसे लेना चाहते हैं और इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कतर और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि इसको इंटरनेशनल वाटर डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल। इस वक्त आज जो हमले हुए हैं उसके बाद जो सबसे ज्यादा रिएक्शन आया है कि गल्फ कंट्रीज इकट्ठे हैं। कुवैत के ऊपर भी हमला हुआ है और बहरीन के ऊपर भी। 7th जो फ्लीट है अमेरिका का, उसके ऊपर हमला है। और जो दूसरी एक और खबर है जो इस वक्त इसराइल के अंदर चल रही है कि अमेरिका उस खित्ते में अपने फोर्सेस को और अड्डों को पीछे साउथ बाउंड लेके जाने की कोशिश करेगा और कई चीजें शिफ्ट करेगा इसराइल के अंदर। ये भी टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। अब उसमें करने वाली बात जो मैंने जैसे आपको कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मंडे वाले दिन टेक्निकल टीमें बैठ के दे विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा। और उसके बारे में दूसरी चीजों को आपने देखा होगा कि इसके दरमियान मुख्तलिफ तरीकों से ये खबरें आती रही हैं
कि यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम ईरान के अंदर ही रहेगा और उसको 3.6 के लेवल पर लेके जाया जाएगा मेडिकल और दूसरी पर्पसेस के लिए। उस पर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो कैसे होगा इसके ऊपर अभी बातें जारी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि न्यू नॉर्म जो है वो यही है कि जंग भी रहेगी और गल्फ कंट्रीज, मेरे ख्याल में इस वक्त मार्को रूबियो का रिसेंट जो दौरा था 3 गल्फ कंट्रीज का, इसी हवाले से था कि उनको बताया जाए कि वी आर स्टिल विद यू, वी विल स्टिल प्रोटेक्ट यू। लेकिन ये आने वाले दिन बताएंगे कि वो किस तरीके से होता है सारा कुछ। एक और भी चीज इसमें आपको मैं देना खास कर बताना चाहूंगा कि एक और चीज इसके अंदर देखी जा रही है कि इसके अंदर जो खबर मेरे लिए एक और थी कि लेबनान के हो सकता है कि इसी इसी हमले के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होकर अपना मुकम्मल करे, जो जो उसके ऑब्जेक्टिव खाली रह चुके थे उनको उनको मुकम्मल करे। और ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि हो सकता है ट्रंप मजबूर होकर अपना मिलिट्री जो काम जो रह गई थी चीजें वो उनके उनको मुकम्मल करे। अभी भी जो हमले हो रहे हैं उसमें 10 ईरान के मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला किया गया। तो यह सिचुएशन अगर देखी जाए तो इसके दो रुख नजर आ रहे हैं। मंडे वाले दिन मुज़ाकरात भी होंगे, साथ हमले भी जारी हैं, और हो सकता है कि इन हमलों में तेजी आ जाए ईरान के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको कहा कि टाइम ऑफ इसराइल की खबर है कि देर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रिटेलिएशन में ट्रम्प में गो फॉरवर्ड विद फ्यू स्टेप अहेड। अब देखें इसमें क्या नजर आता है। मेरे ख्याल में अगले आने वाले जो दिन है मंडे ट्यूसडे ये चीजें सारी खुल के सामने आएंगी। अभी तक तो लगता है कि टिट फॉर टैट चल रहा है दोनों तरफ से। और उन्होंने जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक और भी बात की है कि पनामा के झंडे के नीचे वो जहाज था जिस पे ड्रोन अटैक किया, और अब तक 2 अटैक हो चुके हैं, 2 अटैक 2 शिप्स के ऊपर। और साथ साथ ये भी बात है कि 100 से ज्यादा शिप्स भी वहां से गुजर चुके हैं ईरान की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक। और आज बल्कि जो मैं समझता हूँ अल जजीरा ने एक और भी खबर दी थी, मैं आपके पेश गुजार करना चाहता हूं कि इस जंग में सबसे ज्यादा फायदा किस किस ने उठाया। आपके देखने वालों के इंटरेस्ट के लिए 4 कंपनीज का नाम लेना चाहूंगा। पहले नंबर पर इरामको है, $32.5 बिलियन प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रिटिश पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर, तीसरे पे बोइंग है जो पहले लास्ट में जा रही थी, अब उनका लास्ट कम हुआ है। तीसरे नंबर पर नॉर्थरप ग्रुमन है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 95.6 बिलियन है। और सिर्फ इस वजह है कि उनको F-35 के ऑर्डर मिले हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं जो उन जहाजों की इंश्योरेंस कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये है। और फ्यूचर के बारे में भी कहा जा रहा है कि हर रोज वहां से तकरीबन 100 जहाजों का टारगेट रखा जाएगा गुजरने के लिए, लेकिन विद इन द गाइडलाइंस ऑफ ईरान। देखिए, लड़ाई यही है कि ईरान की गाइडलाइंस होंगी या नहीं होंगी। अब अगर जो अब तक मैंने स्टडी किया है, अबनाए हुर्मस के आप 3 हिस्से कर लें। एक ओमान वाली साइड का हिस्सा, एक ईरान वाली साइड का हिस्सा, और एक दरमियान वाली साइड का हिस्सा जिसे आप इंटरनेशनल हिस्सा कह लें या इंटरनेशनल वाटरवे कह लें या मिडवे कह लें। जो दरमियान वाला हिस्सा है उसके बारे में ईरानियों का कहना है कि हमने उस पर माइंस लगा दी हुई है, लिहाजा दरमियान से कोई जहाज गुजरता नहीं है। वो कहते हैं जिसने ईरान वाली साइड से गुजरना है वो हमसे पूछ के हमारे साथ गाइडलाइंस में गुजरे। और अगर अब ये जो 2 जहाज उन्होंने ड्रोन मारे हैं ये ओमान वाली साइड से गुजर रहे थे तो इन्होंने ड्रोन मार दिए हैं, उधर से वो किसी को गुजरने नहीं देते कि हमसे पूछे बगैर ना गुजरे। तो टेक्निकली न्यू नॉर्मल ये है कि ईरान चाहता है कि आबनाए हुर्मस से वो टोल ले या ना ले, लेकिन उसका कंट्रोल होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं कि ईरान जो है वो समझता है हमारा ओनली सर्वाइवल ही हम्म। हरमूज पे कंट्रोल है, और दूसरा ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम। अगर ये 2 चीजें ईरान के पास हैं तो दे विल सर्वाइव इन द फ्यूचर अगेंस्ट एनी रिटेलिएशन। अगर इन 2 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज होता है तो दो ईरान विल बी और एक और बात भी देखने में आई है। देखें, चंद दिन पहले जेडी वैंस ने ये बात कही कि यूएई ने पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त रिलेशनशिप कायम कर ली है, और बिल्कुल है। अमेरिका को भी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त ताल्लुक बनाना चाहिए, उन्होंने कहा। अब 2 दिन से लड़ाई हो रही है, यूएई पे कोई मिसाइल नहीं मारा जा रहा। कतर ने सालसी कर ली, कतर ने पैसे दे दिए, यूएई ने पैसे दे दिए, उन पे कोई मिसाइल नहीं मारा जा रहा। सऊदी अरब पे नहीं मार रहे, ओमान पे नहीं मारे। अब सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, कुवैत और बहरीन, जो जीसीसी में जिनका जो ईरान का निशाना है, बाकी मुल्क निशाना नहीं है।
बिल्कुल। और दूसरा ये मैं समझता हूँ कि कुवैत और बहरीन एक तो नज़दीक बहुत है ईरान के, और दूसरा वहाँ पे जो फिफ्थ जो इनका फ्लीट है अमेरिकन, वो वहाँ पे बेस था। हम्म, उसको वो मेरे ख्याल में आज भी तस्वीरें दिखाई गई हैं सैटेलाइट से। हम्म। मेरा ख्याल है उसको ब्लूमबर्ग या किसी चैनल ने दिखाया है, जिसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। और इसी के बेस के ऊपर टाइम ऑफ इसराइल ने खबर दी है कि वो वेस्ट बाउंड वहाँ से जो ट्रूप्स हैं और उनके जो बेसिस हैं वो शिफ्ट होंगे ईरान से थोड़ा फासले पे। और दूसरा, उनमें से कई चीज़ें वहाँ से इसराइल शिफ्ट की जाएंगी। और यही वजह है दो, एक तो वो बहरीन, और क्योंकि उनके साथ उनका अभी तक कोई राब्ता या डील नहीं बनी है, और कुवैत के ऊपर भी हमले इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि उनको भी कंपेल किया जाए कि न किसी किस्म की डील जो है वो ईरान के साथ वो बनाए। लेकिन ये कि अब देखें आने वाले दिनों में वो किस तरह कामयाब होते हैं। लेकिन आज ऐसा इस ऐसा वक्त लगता है ईरान न्यूक्लियर देने को तैयार है, अब ना ही हुर्मस देने को तैयार नहीं। एब्सोल्युटली देखिए, वो कहते हैं कि हम देखिए 7 साल तक डील वो ऑफर कर चुके हैं। मेरा ख्याल है 10 साल पे आगे डील हो जाएगी, और 3.6% इनरिचमेंट के ऊपर भी डील हो जाएगी। वो भी मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में चीजें हो जाएंगी। लेकिन अपनाए हरमूज, लेबनान और हमास, ये मेरे ख्याल में उनकी रेड लाइंस हैं। इनको उनको डील करना होगा। आज भी डायलॉग, अभी फ्राइडे वाले दिन कोई स्टेटमेंट आई, मैंने फॉक्स चैनल पे सुना था। लेबनान की एम्बेसडर बैठी थी और इसराइल का नुमाइंदा बैठा था। उन्होंने कहा था कि वो विल मूव फॉरवर्ड विद इट। नहीं, हम लेबनान और इसराइल के दरमियान तो कहते हैं मुआहिदा हो गया है कि मिलकर हिजबुल्लाह को मारो। एब्सोल्युटली, मैं यही कहना चाह रहा था कि हम्म, उनके दरमियान हुआ है हाउ टू डिसमेंटल हिजबुल्लाह। हम्म। लेकिन ये अब देखें ईरान के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसराइल की जो फौजें हैं वहां से विड्रॉ किस तरह करेंगी, इट्स नॉट दैट इजी मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए कि उसमें वो इसराइल ने हिजबुल्लाह। कहा है कि जब हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगी और डिसार्म हो जाएगी तो हम वापस चले जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह देखें इस वक्त प्रेशर अमेरिका का भी मौजूद है। उन्होंने पहले एक पायलट प्रोग्राम ऑफर किया कि यहाँ पे एक नई फौज फोर्स बनाई जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको अमेरिका ट्रेन करे, फिर वो यहाँ पे आए। वो एक बफर जोन हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी उस पायलट प्रोग्राम का हिस्सा था। लेकिन वो मैं कहते हैं ना तेल होगा ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस तरह के कई प्रोग्राम इसराइल आगे पीछे रख रहा है, जिसमें कंफ्यूजन नजर आता है, चालाकियां नजर आती हैं। और दूसरा, आपने देखा है गजा को उन्होंने पहले 60% से 70% ले जा चुके हैं, और आज भी वहां पे कत्लो गारत है। आज के दिन भी वहां पे लोगों को शहीद किया गया है। और ये एक मेरे ख्याल में ये न्यू नॉर्म ही है। पीस नहीं आएगा। दूसरी एक खबर आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू गायब है, उसकी कोई लोकेशन का अंदाजा नहीं है। उसके 7 घर हैं। मैं आई वाज शॉक्ड। पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं। बीबी नेतन्याहू के, इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे उसके 7 घर हैं, और इसराइल की गवर्नमेंट उनके किराए या उनके अखराजात बर्दाश्त करती है। लेकिन बीबी नेतन्याहू उन 7 घरों में भी मौजूद नहीं है। ये भी एक खबर है। उसका कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता। वहां से भाग चुका है, निकल गया है, कहाँ गया है, क्या उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कोई पता नहीं। ये भी एक खबर चल रही है इस वक्त। ये जो अब झड़पें हो रही हैं या बमबारी हो रही है, इसको अमेरिका में कैसे लिया जा रहा है? मेरे ख्याल में देखें, जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं मुजम्मल भाई बताऊंगा, आज मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्रूड ऑयल नीचे आता जा रहा है, बिल्कुल प्री वार प्राइस के ऊपर। हम्म, मेरे ख्याल में इस वक्त 60s के आसपास $67 था प्री वार। और इस वक्त अमेरिकन का सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न ये है कि तेल सस्ता हो, इन्फ्लेशन कम हो, चाहे जिस तरह भी हो। जंग इतनी दूर है ईरान की, अगर एवरेज अमेरिकन से पूछा जाए ईरान कहाँ है, उन्हें कोई पता नहीं ईरान कहाँ है। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, एवरेज अमेरिकन बेचारा दो दो जॉबें करके बच्चे पालता है। मुझसे कई दफा पूछते थे, मैं उनसे क्वेश्चन करता, डू यू नो वेयर पाकिस्तान इज, तो वो कहते थे मे बी नेक्स्ट टू मैक्सिको। उन्हें कोई पता नहीं है जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का कुछ अंदाजा नहीं है। उन्हें भी, गर्ज इस चीज की है कि इन्फ्लेशन किस तरह है, हमने बच्चे किस तरह पालने हैं। और यही इस वक्त चल रहा है अमेरिका के अंदर। ये जंग मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, बहुत अनपॉपुलर थी, आज भी अनपॉपुलर है। और देखिए आज जो मैं बताना चाहूंगा, आज की खबरें, फॉक्स की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकन अवाम को जो चीज बेच रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन के लिए, वो क्या है? वो बेच ये रहे हैं कि देखें मैंने किस खूबसूरती से ईरान को पैसे देने की बजाय सोयाबीन, मकई और दूसरी चीजें बेच रहा हूं, जो कि अमेरिका के फायदे में। और अमेरिकन लोग उससे खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। आज ये फॉक्स की न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू सेल द एग्रीकल्चर फार्मूला विच इज ट्राइंग टू सेल टू ईरान। तो इस तरह की चीजें हैं। दे आर नॉट कंसर्न कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या हो रहा है वहां पे।
उनका कंसर्न इन्फ्लेशन तो वाकई देखिए एक कांग्रेस में करारदाद हुई कि अब हम ईरान के साथ जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं शुरू की जा सकती, लेकिन हमले तो उसके बाद भी हो रहे हैं, तो फिर उस करारदाद की तो कोई वैल्यू ना हुई। मुजम्मल भाई, दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। ये इसमें जब तक सिंसेरिटी ना हो, अब मैं इस पे ये अर्ज था कि इसके आसपास ये सारा वकीलों का गोरख धंधा है। लेजिस्लेशन, हर असेंबली के अंदर 60-80% वकील बैठे होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने ट्विस्ट कर इसको सेल्फ डिफेंस कर लें आप, कि पनामा का जहाज बुरा था, उस सेल्फ डिफेंस में हमने रिटेलिएट किया, इसके को और शक्ल दे लें आप। ये तो मेरा मकसद मैं जब बता रहा हूं कि और दूसरा वो सिंबॉलिक है, वो जो रीजन जो जो उन्होंने किया है उसका सिंबॉलिक सी चीज है, उसका इन्फोर्समेंट के आसपास कोई हालात नहीं है। 100 तरीके हैं हमले करने के, 100 तरीके हैं जंगें छेड़ने के। देखे ना, वो $87 बिलियन भी कांग्रेस से मांग रहे हैं कि उन लोगों को वापस किस तरह लेकर आना है जो हमारी फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं। तो मिसाइल तो बहुत है इस वक्त अगर देखा जाए। और दूसरा लेकिन पॉपुलैरिटी का मैं छोटी सी मिसाल और भी देना चाहूंगा आपके देखने वालों को, कि इस वक्त लुजियाना स्टेट के अंदर इलेक्शन जारी है और वहां पे एक सेनेटर जो थे, काफी सेनेटर जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ बातें करते रहे, और रेजोल्यूशन इसमें भी खासकर वोट डालते रहे। तो एक सेनेटर थे, सेनेटर कैसिडी, वो प्राइमरी इलेक्शन हार चुके हैं। जूलिया लेटलो इलेक्शन जीत चुकी है सिर्फ इस वजह से कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इंडोर्स किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग हिज बेस और अमंग हम्म। द रिपब्लिकन्स। वो समझते हैं कि मैंडेट दे रहे हैं, हमें डिलीवर कर रहे हैं, मेकिंग अमेरिका सेफ अगेन। और दूसरी तरफ से डेमोक्रेट पार्टी के सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब के कद काठ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं। अभी तक कोई सामने नहीं आया। नहीं, देखिए आए हैं बूटाचिंग जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन थे, ओपनली गे हैं। और इस तरह के और जो बहुत छोटे कद काट के जो हैं कैंडिडेट सामने जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, देर इज नॉट अ सिंगल पर्सनैलिटी जो डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर का हो, जो जेडी वैंस के टक्कर का हो, जो मार्को रूबियो के टक्कर का हो। एब्सोल्युटली नॉट। तो अब आपको क्या लगता है, ईरान के साथ आगे कोई पक्का अमन मुआहदा हो जाएगा या अमन मुआहदा नहीं होगा? एब्सोल्युटली, मैं यहाँ से फोरकास्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो जो इस वक्त जो पॉपुलर नैरेटिव वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है वो ये है कि ईरान को मेन स्ट्रीम ट्रेड में लाया जाए, हम्म। मिडल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज उनके साथ मिलकर काम करें, और जो पेट्रोल पहले वो ब्लैक मार्केट में इलीगल बेचते थे सस्ते दामों, वो मार्केट प्राइस पे बेचा जाए। वो तेल महंगा चाइना जाए, वहां पे भी महंगाई हो और वो हमारे बराबर की चीजें प्रोड्यूस करें बजाय कि सस्ती चीजें प्रोड्यूस करें। और दूसरा उस पे ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये आइडियाज चल रहे हैं कि इज अ बिजनेसमैन, ही वांट्स टू ब्रिंग ईरान टू द मेन स्ट्रीम, ताकि उनको एक चांस दिया जाए, ताकि वो बजाय दहशतगर्दी, बजाय अपनी प्रैक्टिस को प्रमोट करें, वो मेन स्ट्रीम में आए और तरक्की की तरफ जाएं। और बल्कि इसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें भी अमेरिका पैसा बनाना चाहता है। वो चाहते हैं अमेरिकन कंपनीज वहां पे जाएं और वहां से पैसा लेकर मजीद आए, सस्ता तेल भी लाएं एरिया के अंदर। और ये सारी चीजें और मैं इनको पॉजिटिव समझता हूं, मैं इसको समझता हूं कि इट्स डूएबल। लेकिन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि वो हिजबुल्ला का, होतीज का और हमास का क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान अच्छा, कल कराची में जमातुल अहरार ने जो रेंजर्स के एक कैंप पर एक खुदकुश हमला किया है, जिसको नाकाम बनाया गया है, लेकिन बहुत अरसे बाद कराची को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश की गई है फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से। ये भी है। देखें, ईरान अमेरिका वॉर के आफ्टर शॉक्स हैं या ये अलग एक स्क्रिप्ट चल रहा है? ये टोटल जो हर चीज है, ये भारत, इजराइल और तालिबान का एक ट्राइका है, वही कर रहा है एब्सोल्युटली। और हम्म। इस वक्त कई पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई, बीएलए और जिस तरह की आपकी ये तहरीक थी आजाद कश्मीर की, ये सारी की सारी उनकी प्रैक्टिस हैं। और इस आपको फ्यूचर में भी बहुत केयरफुल रहना होगा, हम्म। क्योंकि इस वक्त दोनों ममालिक इजराइल और भारत सख्त जख्मी हैं पाकिस्तान की इस ग्रोथ से, पाकिस्तान की इस नेक नामी से। बहुत बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में अगले दिन फिर चित्राल वाली साइड से फिर हमले शुरू हो चुके हैं, जिसका बड़ा सख्त जवाब दिया गया है हमारी पाक फौज की तरफ से। और 22 जो है फितना खारिज के लोगों को कत्ल किया गया है। ये दर हकीकत टोटल, और बिलखसूस एक और बात है जो वो ड्रोन्स और चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी इसराइल मेड हैं और गिवन बाय इंडिया एंड ट्रेन तालिबान बाय इंडिया। एब्सोल्युटली कंफर्म चीजें हैं ये। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान को के साथ वही करना चाहिए जो उसके जो बनता है। अब क्यों क्या रुकावट है उसमें?
देखें कुछ रुकावट कोई देखें, दो दिया है, हमारी आवाज जवाब देती है, इसमें पहले वाली बात नहीं है जो पहले कभी खामोशी से वो सारे खामोश हो जाते सुन के, अब वो बात नहीं है। लेकिन जो मेरी पर्सनल चीज गुजारिश ये है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ सख्ती से डील किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो शर पसंद है इनके साथ भी सख्ती से डील किया जाए, जिस तरह जिंदा कौमें करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें प्लीज। आप इनको जो डीलें देना शुरू कर देते हैं, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं उनसे भी डील करते हैं, इनसे एब्सोल्युटली डील करना चाहिए। आर्टिकल 6 लगा के इनको उम्र कैद की सजाएं देके इनको बलूचिस्तान में भेजें, इनको यहाँ इंडियाना जेल के बलूचिस्तान इनको लेके जाए, खुदारा पाकिस्तान को रिलीफ दे इस गंदे अनासर से। और पाकिस्तान आगे तरक्की ही नहीं कर पाएगा जब तक लोग, देखिए सबसे मुजम्मल भाई, मैं लॉ एंड ऑर्डर में बहसीत वकील एक अर्ज बात करना चाहूंगा कि दुनिया, जब हम लॉ स्कूल में जाते हैं, लॉ कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहले हमें सजा की फिलॉसफी समझाई जाती है। सजा इतनी खतरनाक होनी चाहिए ताकि दुनिया के दूसरे लोग ऐसी हरकत करने से बाज आए। जब आप इनको सरीना टाइप जेलें बना के देंगे, साइकिल देंगे, डेली बेस पे बाहर फैशन शो होगा, फिर इनको बुला के आप देखें ना। अब वो क्या करते थे आपके कश्मीर वाले जो बिगड़े बच्चे हैं, कहते हैं हमने 3 रुपए की आपको बिजली लेके दी है, बाहर निकले आप आए। आज की मेरी खबर के मुताबिक वहां सरकारी मुलाजमीन उनकी तहरीक में आते रहे हैं, और रिटायर्ड पेंशनर पेंशनर जितने सरकारी मुलाजिम है वो भी आते रहे। हम्म। तो कैन यू रन द स्टेट लाइक दिस? इस तरह तो पानों का खोखा नहीं चलता। जिस सोसाइटी में सजा का खौफ नहीं होगा, दैट सोसाइटी कैनॉट मूव फॉरवर्ड। इतनी सख्त सजाएं दी जाए ताकि ये आवारा बच्चे घरों में बैठ के तालीम पे तवज्जो दें, जिसका बच्चा पकड़ा जाए उसके बाप को भी जेल में दें, तब ये आगे बढ़ेंगे आप, वरना आप नहीं बढ़ सकेंगे। इन्हें ना खुदा दा ना जे भणूजे वाला सलूक ना करो, ये हम्म। छितरां दे यार ने ना छितरां नाल चलाओ प्लीज। अच्छा, दूसरा मार्को रूबियो का जो जीसीसी का टूर था, कहते हैं उसके बाद अमेरिका ने बमबारी शुरू की है। जीसीसी कंट्रीज ने अमेरिका से बड़ी नाराजगी का इजहार किया है कि आपने ईरान से डील कर ली है, और ये अपनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल आपने मान लिया है, तो हमारे पल्ले तो कख नहीं रहा। तो अमेरिका ने उसके बाद ये सारी तहरीक दोबारा शुरू की है। द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपका बिल्कुल, ये दूसरा एंगल जो मुजम्मल भाई आप कह रहे हैं उसको बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मार्को रूबियो का इन 3 ममालिक के दौरे का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि एतमाद बहाल किया जाए। एतमाद इस वक्त गल्फ कंट्रीज बिल्कुल इस सरापा एहतजाज हैं कि आप हवाई अपने अड्डे भी वेस्ट बाउंड लेके जा रहे हैं, आप हमें तनहा तनहा छोड़े जा रहे हैं, ईरान का रोल बढ़ चुका है। यही एक ऑब्जेक्टिव था मार्को रूबियो साहब का इन ममालिक में जाने का, ताकि उनको बताया जाए कि हम आप उनके साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है उनका जो चीखो पुकार सुनकर आए हैं मार्को रूबियो, तो मेरा ख्याल है उसका रिएक्शन भी हो सकता है, नंबर 1। और दूसरा, यहाँ ये भी बातें हो रही हैं मुजम्मल भाई कि शायद नवंबर के इलेक्शन में के बाद, शायद ये टाइम गेन किया जा रहा है, नवंबर इलेक्शन के बाद में भी द फाइनल जंग का जो एक नया आगाज किया जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी। और ये भी हम्म। आज मैंने आपको बता दिया है कि टाइम ऑफ इसराइल ने तो आज भी कह दिया है हम्म। कि अमेरिका हो सकता है कि इसी 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 कैंपेन के अंदर ही टेक दिस अटैक टू द नेक्स्ट लेवल, और 10 मिलिट्री टारगेट्स पे हमला करके ईरान को बिल्कुल क्रिपल कर दे। देर सब देखेंगे, यू नेवर वो नो। कहते हैं कि आम बमबारी से ईरान का कुछ नहीं बिगड़ता, उन्होंने सब कुछ अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, दे कैन सस्टेन दैट बम्बार्डमेंट। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और दूसरा ये कि पूरी कौम जंग के लिए तैयार 45 साल होती रही है। देखें वो कोई एक दिन की बात हो तब है, वो तो मैंने कहा है कि उनको तरबियत ही दी जाती है कि या शहादत है या गाजी है, इसके बाद देर इज नो थर्ड ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं, पूरी कौम इसके लिए तैयार हो जाती है। और साथ चाइना की सपोर्ट है। अगले दिन आप देख लें खुद, जो वो वाशिंगटन पोस्ट में आया आर्टिकल वो जेलीफिश के बारे में, दुनिया हैरान और परेशान है इस वक्त कि क्या हो रहा है, उनके पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी है। हजारों के हिसाब से ड्रोन रोबोट जेलीफिश की तरह उड़ रहे हैं। देखें, मैं तो रिमार्केबल। देखिए, ईरान ने डिलीवर किया है, सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि लेकिन पीछे ईरान कोई अमेरिका से खौफजदा नहीं है इस वक्त। नहीं। एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि उनका बल्कि हौसला बढ़ चुका है, उनका हौसला बढ़ चुका है। दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आज वॉशिंगटन डीसी में मैं एक दिन के टाइम, मेरा एक लंच तक एक बड़े इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ एक ये भी बात करते हैं कि हो सकता है कि ईरान की जो ईरान की पॉलिटिकल जो वहाँ पे लीडरशिप है वो तो सेटल कर चुकी है, लेकिन पासदरान अभी भी उनके कंट्रोल में नहीं है। और हो सकता है पासदरान के अंदर कई ग्रुप हों जो पासदरान के कंट्रोल में भी नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। ये भी दे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ये जो अभी आपका ख्याल है वहाँ चेन ऑफ कमांड टूट चुकी है? देर इज, देखें दो चीजें होती है। देखिए मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब भी हमले होते हैं, जिस तरह मुजम्मल भाई फदाइन थे इराक के, आईएसआईएस उन्होंने बनाई थी। जब मायूसियां आती हैं इन ग्रुपों में जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, जो मजहबी तौर पर एक्सट्रीम पे जा चुके होते हैं, और जब वो अपनी लीडरशिप से मायूस होते हैं, वो छोटे छोटे ग्रुपों में रिबेल कर जाते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पासदरान का ग्रुप ऐसा हो जो रोबेल कर चुका हो, जो पासदरान के भी आउट ऑफ कंट्रोल जो शिप गुजर रहा हो उन पर ड्रोन के हमले करो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाकई ठीक होगा, पर लेकिन एक एज ए गवर्नमेंट ऑफ ईरान, ईरान उसको ओन कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि हम नहीं कर रहे। और ये तो इसमें कर रहा है, जिसमें देखें हो सकता है हमला करने के बाद ऑन किया उन्होंने, ये भी पॉसिबिलिटी, कोई पता नहीं। लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि इस केयास न्यू नॉर्म यही है। देखे ना, जंगबंदी कई दफा इसराइल की और लेबनान की हुई है, लेकिन हमले भी जारी हैं साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया को, हम लोगों को इसी से एडजस्ट होना होगा कि जंगबंदी भी चलती रहे, साथ डायलॉग भी चलता रहे। अफगानिस्तान से मैंने वो लफ्ज सीखा था कि फाइट फाइट टाक टाक, कि जंग भी लड़ते रहो और टाक्स भी, मुज़ाकरात भी जारी। तो ये मेरे ख्याल में दिस इज अ न्यू नॉर्म। बहुत शुक्रिया शाहजी तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।